कि मुख्यमंत्री को इमीडिएट इफेक्ट के साथ गणेश जोशी को उनके हर पद से हटा देना चाहिए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए, उन्हें विधायक का टिकट ना दिया जाए और उनके ऊपर ढंग से कार्रवाई करी जाए। विजिलेंस में मैटर जब पहले आया था मंत्री गणेश जोशी का, फिर कैबिनेट से भी पूछा था, फिर उस समय वो आप लोगों ने उस समय बहुत हो हल्ला मचाया था। वो कौन सा गतिरोध था, वो क्यों हुआ, और ये जो अब नोटिस हुआ है ये क्या उसके बाद आप लोगों की जीत है? मसूरी से लेकर मोहनपाड़ तक जहां देखो आपको दबी ज़बान में लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि इस ज़मीन पर, इस होटल में फलाना मंत्री का, आपके वहां का पैसा लगा हुआ है। जी बिल्कुल, चुनाव तो अब आया, लड़ाई पहले से चल रही है और जो भ्रष्टाचारी मंत्री है, जिसने सैन्य धाम पे भ्रष्टाचार किया, जिसने शहीदों के नाम पे भ्रष्टाचार किया, जिसकी बेटी ने केदारनाथ धाम में जाकर बीकेटीसी के पैसे का इस्तेमाल किया, इन सब के ऊपर जांच होनी चाहिए। अब तो खुश हैं आप लोग, नोटिस चले गया, जवाब देंगे अल्टीमेटली अब मंत्री जी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचा रहे थे गणेश जोशी को, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवा रहे थे। ये जो देहरादून में ना आने के लिए कहते हैं, आए तो जान से मारने तक की धमकी इन्होंने दी है, इसीलिए मैं यहाँ से पलायन करके नोएडा शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन ये चुनाव के वक्त ये क्या गणेश जोशी जवाब देने तो आएंगे, जवाब देना पड़ेगा। ये कौन सा उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई ठीक चुनाव से पहले दहलीज में? अब मंत्री जी को जवाब ये देना पड़ेगा कि वो ये पैसा लाए कहाँ से, और आय के स्रोत बताने पड़ेंगे, क्योंकि वो आय का स्रोत हलफनामे के साथ पहले दे चुके हैं। तो अब तो उनका फंसना निश्चित ही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। विजिलेंस ने एक नोटिस जारी किया है और उन्हें जवाब देना होगा। इस मुद्दे को पिछले लंबे समय से पूरे उत्तराखंड में, प्रदेश में उठाया जा रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे, सरकार को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे, मंत्री बताएं कि उनकी आय से अधिक संपत्ति का मसला है क्या। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो डाटा है उसमें खुद मंत्री ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो एक बार विधायक बने, फिर दोबारा जब विधायक बनकर आए तो संपत्ति इतनी अकूत कैसे हो गई। आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पंकज छेत्री यहाँ मौजूद थे, सुजाता पॉल यहाँ मौजूद हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। मैम, ये अब तो खुश हैं आप लोग, नोटिस चले गया, जवाब देंगे अल्टीमेटली अब मंत्री जी? देखिए, संघर्ष हमेशा लंबा होता है। संघर्ष की शुरुआत 2 साल पहले हुई जब ये सारे तथ्य हमारे सामने आए। उसके पहले भी हम इकट्ठा कर रहे थे तथ्यों को, और एडवोकेट पंकज छेत्री ने कंप्लेन दी विजिलेंस में। विजिलेंस ने जब कार्रवाई नहीं करी, 2-2 बार हम वहाँ पे गए, उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पर भी इस लड़ाई को लड़ते हुए इतना समय हो गया। लेकिन अगर आज नोटिस इशू हुआ है कि 3 सितंबर 2026 को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उपस्थित होना है कोर्ट में, तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि प्राइमा फेशी ये मान लिया गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनकी आय से अधिक संपत्ति है। करप्शन, यानी कि करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री अपने मंत्री को अभी तक बचाएंगे, सवाल ये उठता है। इसलिए लड़ाई तो हम तब तक करेंगे जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता। और सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री को इमीडिएट इफेक्ट के साथ गणेश जोशी को उनके हर पद से हटा देना चाहिए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए, उन्हें विधायक का टिकट ना दिया जाए और उनके ऊपर ढंग से कार्रवाई करी जाए, इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से करी जाए। क्योंकि ये वही मंत्री है जिसके हर विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में जनता बात कर रही है। केवल यही नहीं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में देखिए कि सीबीआई की जांच है, सैन्य धाम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने वीर शहीदों के नाम पे भ्रष्टाचार कर दिया है। और वहाँ पे भी पैसे का ही तो मैटर है कि 49 करोड़ से वो 100 करोड़ का बजट पहुँच गया। यानी कि पैसे किसने खाए ये तो बताना होगा। क्या ये ज़मीनें जो इन्होंने खरीदी हैं, जो ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी है और अपनी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र करना अपने परिवार के लोगों के अंदर, तो इसका ये साफ हो गया है कि भ्रष्टाचारी जो मंत्री हैं वो भाजपा की सरकार में, वो धामी की सरकार में बैठे हैं। जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाले अपने दम में ना रहे, क्योंकि जनता आ रही है और जनता पूछ रही है सवाल, और जनता का ही प्रतिनिधि करते हुए हम सब आज पूछ रहे हैं ये सवाल कि कब जाएंगे मंत्री जी। एक हमारे दर्शकों को एक बात और साफ कीजिए, विजिलेंस में मैटर जब पहले आया था मंत्री गणेश जोशी का, फिर कैबिनेट से भी पूछा था, फिर उस समय वो आप लोगों ने उस समय बहुत हो हल्ला मचाया था। वो कौन सा गतिरोध था, वो क्यों हुआ, और ये जो अब नोटिस हुआ है ये क्या उसके बाद आप लोगों की जीत है जैसा कि आप बता रही हैं? वो पूरी कहानी क्या थी?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एडवोकेट विकेश नेगी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने पहले विजिलेंस में एक कंप्लेंट डाली थी और विजिलेंस ने सरकार को पूछा कि भाई आप अनुमति दे दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि देनी है या नहीं, उन्होंने कहा आप अनुमति दे दीजिए, हम एफआईआर दर्ज करके इस मामले में जांच शुरू करेंगे। मगर ये करने के बजाय अनुमति नहीं मिली, इसलिए वो मैटर वापस गया। फिर विकेश नेगी ने इस मैटर को कोर्ट में जब वो ले गए, ये इसलिए खारिज हो गया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इन्होंने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था। लेकिन पंकज छेत्री के इस कंप्लेंट में सारे तथ्य हैं, वो सारे तथ्य जो उस कंप्लेंट में थे वो भी हैं और साथ में शपथ पत्र भी है। इसलिए अब जब कोर्ट ने इस बात को मान लिया है और कोई ग्राउंड नहीं है इसको खारिज करने का, इसीलिए तो नोटिस इशू हुआ है। अब नोटिस अगर इशू हुआ है वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचा रहे थे गणेश जोशी को, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवा रहे थे। लेकिन अब कौन सा इनके पास एक्सक्यूज़ रह गया? कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है। विजिलेंस पहले मान चुका है कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, कोर्ट में भी इनको जाना चाहिए और सरकार को भी अलग से इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें तत्काल इनके पद से हटाया जाना चाहिए। विधायक का टिकट इन्हें नहीं दिया जाना चाहिए आगामी चुनाव में। और ये चुनाव के लिए नहीं किया जा रहा, ये भी कहा गया है गणेश जोशी के द्वारा। साफ कर दूं कि ये लड़ाई 2-2.5 साल से चल रही है। पहले से चल रही है, चुनाव तो अब आया। जी बिल्कुल, चुनाव तो अब आया, लड़ाई पहले से चल रही है। और जो भ्रष्टाचारी मंत्री है, जिसने सैन्य धाम पे भ्रष्टाचार किया, जिसने शहीदों के नाम पे भ्रष्टाचार किया, जिसकी बेटी ने केदारनाथ धाम में जाकर बीकेटीसी के पैसे का इस्तेमाल किया, इन सब के ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की जनता का सवाल है। उत्तराखंड की जनता मांग रही है जवाब और मांग रही है हिसाब। बहुत शुक्रिया। तो ये सुजाता पॉल थी। देखिए, चुनाव सामने है और ये मुसीबत है मंत्री गणेश जोशी के लिए, चौतरफा मुसीबत है। अपने ही दल के लोग टिकट के लिए खूंटा गाड़े बैठे हैं मसूरी में और इधर से भ्रष्टाचार के ये आरोप हैं। विजिलेंस ने नोटिस दिया, जवाब तो मंत्री देंगे। अब जो याचिका करता है पंकज छेत्री, वो क्या इस मुद्दे पर कह रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता पंकज छेत्री इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। पंकज जी, मामला तो पहले भी उठ रहा है और 2-3 सालों से ये लड़ाई चल रही थी। अब क्या नया है जो आपने यहाँ पर रिट फाइल की है, जो शिकायत की है, उसमें आपने कौन सी गलतियाँ हटाई हैं और कितना फुल प्रूफ चीज़ें आप देकर आए हैं? देखिए, गलतियां तो जो पहले भी इनके खिलाफ एक अधिवक्ता साथी उन्होंने मुकदमा किया था और उसमें एफिडेविट नहीं था, इसलिए वो खारिज हो गया था। जब नए सिरे से इस मामले को उठाया तो हम विजिलेंस में भी जब गए तो हमने एफिडेविट देते आए हैं। विजिलेंस में हम 2 शिकायत दे चुके हैं। विजिलेंस में 2 शिकायत देने के बाद जब हमें ये कहा गया कि हम आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री पर मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, शासन से अनुमति चाहिए, जिसको देखते हुए हम माननीय न्यायालय की शरण में गए, जो कि स्पेशल कोर्ट है विजिलेंस की। और हमने वहाँ पर बीएनएसएस की धारा 173(3) के अंतर्गत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13(1)(b) और 13(2) के अंतर्गत वाद योजित किया और मंत्री जी पर एफआईआर करके जांच करने की मांग करी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, जिसमें 25 जुलाई में अभी हमारी जिरह हुई। और जिरह में जो है कोर्ट ने हमारी बात पर जो है सत्यता पर मोहर लगाई और मंत्री गणेश जोशी को 25 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया। ये जो चुनावी वर्ष भी है, हालांकि आप लोगों की लड़ाई में बार बार कह रहा हूँ 2-3 साल से चल रही है, लेकिन ये चुनाव के वक्त ये क्या गणेश जोशी जवाब देने तो आएंगे, जवाब देना पड़ेगा। ये कौन सा उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई ठीक चुनाव से पहले दहलीज में? देखिए, अब ये तो अपने अपने कर्म है। आदमी जो करता है, आदमी जो देता है लेता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये मात्र संयोग ही है। अगर 2 वर्ष पूर्व ही शासन यह अनुमति दे देता विजिलेंस को उन पर जांच करने की, तो अभी तक तो जांच संपूर्ण हो चुकी होती, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता। परंतु शासन ने अनुमति नहीं दी और हम विजिलेंस कोर्ट गए और 25 तारीख को ये मामला लगा, उसमें सुनवाई हुई, सरकारी वकील ने भी अपने तर्क दिए
परंतु कोर्ट हमारी बात से सहमत हुई, संतुष्ट हुई और उन्होंने नोटिस जारी करे। तो ये मात्र संयोग है और इसमें आपका ये कहना कि वो उनके लिए मुसीबत होने वाली है, तो निश्चित तौर पर मुसीबत होने वाली है, क्योंकि मंत्री जी ने इतना अकूत भ्रष्टाचार किया है। मसूरी से लेकर मोहनपाड़ तक जहाँ देखो आपको दबी ज़बान में लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि इस ज़मीन पर, इस होटल में फलाना मंत्री का, आपके वहाँ का पैसा लगा हुआ है। इतना भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत क्या है? आखिर हम भी आपको देखते हुए आए हैं डीएवी कॉलेज से, और हम भी देहरादून में ही पले बड़े हैं। इतना अकूत भ्रष्टाचार, अकूत संपत्ति आपने कब्जाई है, करी है। एक व्यापारी का मुझे नोएडा से फ़ोन आया, उसने मुझे साक्ष्य दिए, रोते रोते मुझे बताने लगा कि इन्होंने मेरा क्रशर प्लांट तक कब्जा दिया है और मुझे ये जो देहरादून में ना आने के लिए कहते हैं, आए तो जान से मारने तक की धमकी इन्होंने दी है। इसीलिए मैं यहाँ से पलायन करके नोएडा शिफ्ट हो गया हूँ। आप बताइए, स्थिति जब यहाँ तक पहुँच गई है तो भ्रष्टाचार और सत्ता का जो मिश्रण है वो फिर जो है वो माफिया को जन्म देता है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ, इस पर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जब इतनी संपत्तियाँ आपने जोड़ी हैं तो आपको उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आप आय का स्रोत कहाँ से लाए, जबकि आप अपने हलफनामे में अपने आय का स्रोत बता रहे हैं। आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी को अपना आश्रित बता रहे हैं, फिर भी उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। और बेशर्मी तो तब हो जाती है, आप देखिए जो उनकी सुपुत्री हैं वो केदारनाथ जाके भी जो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा बीकेटीसी उठाती है। तो निश्चित तौर पर जो कर्म किए हैं वो सामने आने ही हैं। गरीबी होगी। कृषि कार्य शायद गणेश जोशी ने बताया है, यही लिखा है। मुझे नहीं पता एफिडेविट क्या है इलेक्शन कमीशन का, मुझे ये पता चला कि उसमें उन्होंने अपना व्यवसाय कृषि दिखाया है। और वो जब विधायक बने, एक बार बने, दो बार बने, तो उसमें अचानक से उनकी संपत्ति बढ़ गई और एफिडेविट में भी ये दर्ज है। अब उनको अपने आय के स्रोत बताने हैं। क्या खेती बाड़ी से ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और दूसरा, उन्होंने अपनी तनख्वाह बताई है जब से वो विधायक बने हैं, तो जो उनकी तनख्वाह जो है, कृषि कार्य ही है ना। हाँ, कृषि भी है उनका और तनख्वाह भी है। जो उनकी तनख्वाह है अगर वो पूरी मिला ली जाए, इसमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी भी करी है, तमाम लग्जरी गाड़ियाँ भी खरीदी हैं, तमाम अपना घर भी बनाया है। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी। अब मंत्री जी को जवाब ये देना पड़ेगा कि वो ये पैसा लाए कहाँ से, और आय के स्रोत बताने पड़ेंगे, क्योंकि वो आय का स्रोत हलफनामे के साथ पहले दे चुके हैं। तो अब तो उनका फंसना निश्चित ही है, क्योंकि ये यदि वो बताते भी हैं आय के स्रोत, तो अब वो माने नहीं जाएंगे। पुराने यदि वो कहते हैं कि मैंने किसी से उधार लिए थे, किसी से, तो उन्हें एंट्रीज बतानी पड़ेंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और यदि वो नहीं बताते हैं तो निश्चित तौर पर उनके मुकदमा चलेगा। 4 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जितनी संपत्तियां आय से अधिक संपत्ति के में घोषित होंगी वो सरकार में निहित होंगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे पंकज छेत्री, याचिकाकर्ता हैं विजिलेंस कोर्ट में। इन्होंने ही मामला इस समय परस्यू किया है। इससे पहले एडवोकेट विकेश नेगी गए थे, उनके किसी एक एफिडेविट के चक्कर में वो याचिका खारिज हो गई। दोबारा तैयारी करके अब विजिलेंस कोर्ट में गए और विजिलेंस कोर्ट ने इस पूरे मामले को, याचिका को देखा, समझा कि इस पर सुनवाई हो सकती है, आगे मामला चलाया जा सकता है। इसलिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी हुआ है। 3 सितंबर को जवाब देना होगा, बताना होगा कि जो आय के स्रोत क्या हैं, क्योंकि आय जो बढ़ी है वो कैसे बढ़ी साल दर साल, उसका जवाब देना होगा। देखें मंत्री क्या वहाँ जवाब देते हैं कोर्ट में, जाहिर सी बात है। तो इस मामले में फिर आगे क्या तस्वीर निकल कर आएगी। कैमरामैन आशु के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।